हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? बैलेंस शीट का क्वेश्चन। शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। हाँ, और उसके बाद माइनस भी तो करते हैं। क्या पार्टनरशिप चीज में माइनस? पार्टनरशिप में भूल गई क्या क्या करते थे। अच्छा, ओके, सो मैं थोड़ा सा ये चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। हमने एक अभी पहले एक बार सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद बताता हूँ। एक सेकंड रुक सर। हाँ जी, जरा एक बार जल्दी से वो बनाते हैं। बैलेंस शीट कैसे, क्या क्या होता था बैलेंस शीट में? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें क्या क्या होता था बताओ। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, राइट। दिस इज टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्लियर? इसके बाद क्या आता है? एसेट। नॉन एसेट्स करंट नॉन एसेट करेंट है, एसेट्स। करंट एसेट्स, दिस इज टोटल। ठीक है। एक सेकेंड जरा, कौन रह गया अब? हाँ जी, क्लियर है। परीक्षा यही होता है बेटा। अब देखो, आप कहाँ अटके मैं समझाता हूँ। मैंने बोला था अगर आप ये ऊपर की दो चीजें ऐड करो तो क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। वेरी गुड। और नीचे की दो चीजें ऐड करो तो क्या आता है? टोटल डेट। दिस इज हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, कि भाई इस तरह से याद कर लो। लेकिन लेकिन ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? और ये इनकम्प्लीट कब है? अगर हमें एसेट साइड पे, वो याद करो, गुडविल हमने सीखी थी ना। गुडविल में क्या किया था? गुडविल में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड सीखा था, गुडविल वाले चैप्टर में। पार्टनरशिप में बता रहा हूँ मैं, पीछे चला गया पिछले बुक में। याद करो, याद करो, याद करो। वहां क्या होता था? ओनर ने कितना पैसा लगाया है, पहले हमने यहाँ से शुरू किया था, कहाँ? बिजनेस में। तो हमने शुरू किया था कि लाइबिलिटी साइड से देखते हैं कि ओनर का क्या क्या है, कैपिटल रिजर्व्स, इनको ऐड किया था। देन ओनर से हम थोड़ा सा डाइग्रेस हुए, हमने कहा ये तो इनिशियली होता था। अब जब आज की डेट पे तो बिजनेसेस सिर्फ ओनर के पैसे से नहीं चलते, बाहर वालों के पैसे से भी चलते हैं। तो हम उसको भी कंसीडर करने लग गए थे। यानी कि हम क्या लेते थे फिर? जो ओनर का पैसा है प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी लेते थे। तो सेम चीज यहाँ करा हमने, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो वी आर ऑन द सेम पेज। बट बिजनेस में कितना पैसा लगा है, तो उसके लिए हम एसेट साइड में चेक करते थे, तीन चीजें माइनस करते थे। अगर मैं पार्टनरशिप को रिकॉल करूं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कि भाई ये तो बिजनेस में लगा ही नहीं, याद आ रहा है? गुडविल। और तीसरा होता था फिक्टिशियस एसेट्स या लॉसेस। सेम चीज यहाँ भी होगी। तो जब मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, ये कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ क्या है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, ये ब्रॉडली बता रहा हूँ। दिस इज नॉट कंप्लीट फॉर्मूला। अगर एसेट साइड पे वो तीन में से कुछ है, यानी कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, या आपका गुडविल है, या फिर आपका कोई फिक्टिशियस एसेट्स हैं, तो आपको उनको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? कहाँ चली गई परीक्षा? हाँ, परीक्षा क्लियर है बेटा? लॉजिक समझ में आया? तो ये जो ऐसे लिखा है ना, ये इसलिए लिखा है क्योंकि 99% तो आपकी ये चीजें नहीं होती हैं। बट दिस फॉर्मूला इज नॉट कंप्लीट अगर मैं ऐसे लिखता हूँ। पर ये लिख के, ये इस तरह से याद करना आसान हो जाता है, इसलिए ऐसे बताया था कि ऊपर की दो आइटम ऐड करी तो कैपिटल एम्प्लॉयड, नीचे की दो करी तो टोटल डेट। हाँ वृंदा। सर ये जो परीक्षा ने 137 भेजा, कुछ समझ सा नहीं आया। हाँ, बदला लूंगी मैं। मेरे को लग रहा था, मेरे का बोल वृंदा, तू भी बोल दे, मेरे को समझ नहीं आया। वृंदा ने बोल दिया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। वेरी गुड, चलो पहले परीक्षा से समझ लेते हैं। हाँ परीक्षा, 143 क्लियर हो गया? तूने अपना हैंड दोबारा से अप कर दिया, क्या दिक्कत आई बता। हाँ, न्यूमरेटर भी मेरा सेम नहीं आया, लेकिन उसमें भी 12 12। इसका 10% भी हटेगा? ऑब्वियसली। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है? नहीं, 10% नहीं, मेरे को फॉर्मूला बता क्या होता है। किसका? ये वाली 10% तो क्या है? ये जो 10% है ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है ना, तो इसका रिटर्न थोड़ा ना कंसीडर करेंगे। उसको भी तो हटाना पड़ेगा। आप रिटर्न किस पे निकाल रहे हो? कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसी का रिटर्न देखोगे ना सिर्फ, बाकी और किसी का रिटर्न है तो उसे हटाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ वृंदा, क्या समझ सर नहीं आया ये बेटा? सर परीक्षा ने ना एकदम से लिख दिया कॉग्स इक्वल्स टू 3 लाख। ये कहाँ से आया? कहाँ से आया परीक्षा, बताओ भाई।
अब ये जो सवाल वृंदा ने पूछा ना, इसी चीज के मार्क्स कटेंगे एग्जाम में। एग्जामिनर भी यही बोलेगा कहाँ से आया करके, तो दिखाया नहीं तूने। सर मैं कर दूंगी, उसमें 50 क्वेश्चन पहले नहीं करने होंगे मुझे। क्या क्या मतलब 50 क्वेश्चन पहले निकलने होंगे? अरे सारे वो सेम फॉर्मेट पे ही चल रहे थे, वो डायरेक्ट कर दिया था मैंने लिख लिख के। ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं ना भाई। पॉइंट इज, सी माय ओनली पॉइंट इज कि जो वृंदा ने पॉइंट बोला है ना, मेरा सिर्फ पॉइंट आपको बताने का ये है कि एग्जाम में ऐसे मत करके आना, नहीं तो फिर यही दिक्कत आएगी। ठीक है, तो फिर एग्जामिनर यही कहेगा भाई मुझे तो समझ में नहीं आया कहाँ से आया, वो मार्क्स नहीं देगा। तो सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, आंसर प्रॉपर तरीके से चाहिए। तो भाई किसी और ने अगर 137 किया हुआ तो प्लीज भेज दो। 137 था सर राइट? वैसे कॉग्स माइनस करके आएगा, सेल्स में से माइनस करके ग्रॉस, कॉग्स सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा के कॉस्ट तो आएगा। वैसे हाँ कॉस्ट तो आ जाएगा, सिंपल तो है। 137 में 4 लाख वन रुपए लाख बेटा आपकी निकाला सेल्स हुआ है। है। वृंदा 4 लाख सेल्स है, 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो उसका 25% 1 लाख हो गया। तो 4 में से 1 लाख गया, 3 लाख आ गया। ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें कहाँ फंस गई तू कॉक्स में? सर वो एकदम से इसने बीच में लिख रखा है ना, तो मुझे लगा कोई फॉर्मूला यूज करके निकाल रहा है, इसमें समझ ही नहीं आया। अच्छा बट ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अब समझ में आ गया। हाँ ठीक है, हाँ, आ गया। हाँ अब बताओ, 144 से 148। हाँ परीक्षा। 144 का सेकेंड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला बोलो भाई। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आर यू श्योर यही होता है? हाँ सर। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड नहीं होता? अच्छा, हाँ वो अगर गलत बिफोर नहीं बोलो इंटरेस्ट। भाई। मेरे को पता था यही बोलेगी सर, वो मतलब तो वही है कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स का मतलब बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो ऐसे तो सिर्फ इतना बोलते हैं ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, उसका मतलब भी तो यही है, बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। सी माय हाँ वाली वो पॉइंट ज्यादा है कि, बोल देगा, इंटरेस्ट हाँ नहीं, बोलेगा मेरा ज्यादा। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि पता है क्या होता है, कई बार हम इनकम्प्लीट बोलते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे डिविडेंड था या नहीं था, तो इसलिए बेटर है कि उसको पूरा बोलो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, अपॉन में क्या आता है? कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड इंटू 100। अब क्या दिया हुआ है ये बताओ? डेप्रिसिएशन। नहीं 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 नहीं, अच्छा इसमें रेशियो नहीं दे रखी क्या कुछ? नहीं सर। अच्छा तो फिर भी सिंपली हमें ये देखना पड़ेगा प्लस माइनस क्या हो रहा है। देखो, डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करेंगे 25,000 से, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर तो कम हो जाएगा 25,000 से। आर यू विद मी? नेट प्रॉफिट तो कम होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। यस सर। डिनोमिनेटर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताना। सर दो होते हैं उसके, एक तो ऊपर से ही होता है वो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट एसेट्स, लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। एक वो तो नीचे से आता शेयर है कि होल्डर फंड टोटल में एसेट। किसी भी तरह से ले ले बेटा। शेयर होल्डर फंड में तेरा अगर तू इफेक्टिवली देखेगी, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आता, तो रिजर्व एंड हाँ सरप्लस उसके कम नहीं अंदर होगा। प्रॉफिट एंड सरप्लस करके, ठीक है। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो कम नहीं हो रहा, लेकिन इनडायरेक्टली क्योंकि नेट प्रॉफिट जब कम होगा तो वो नेट प्रॉफिट भी कहाँ जाके ऐड होगा, शेयर होल्डर फंड में ही तो होगा। तो ये भी कम होगा, दोनों जगह कम होगा। इट इज स्ट्रेंज कि इन्होंने यहाँ पे वो परसेंटेज नहीं दे रखी। दिस इज अ बिट स्ट्रेंज, पर ठीक है, कुछ अज्यूम करके चलते हैं, मान लो 20% ले लेते हैं, 20 की जगह 40 ले लेते हैं, चलो तो 40,000 अपॉन में 1 लाख। अब करके देखना, आंसर आपका रिड्यूस ही आ रहा होगा, दोनों तरफ कम होगा। वो 20% आ रहा है इससे। हाँ तो पहले 40 था तो अब 20 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? अच्छा ये याद रखना, इन क्वेश्चंस में आंसर कैसे लिख के आना है। आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे
द रेशो विल डिक्रीज, और डिक्रीज के ऊपर बॉक्स बना दोगे ताकि अलग से सिर्फ डिक्रीज हाईलाइट हो, दिखाई दे। द रेशो विल डिक्रीज, उसके बाद आंसर लिखोगे बिकॉज द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग विद द सेम अमाउंट। समझ आई बात? आंसर इसी तरह लिख के आना है, मार्क्स तभी मिलेंगे। और बोलो भाई परीक्षा। इसी का फोर्थ। Conversion of 9% debentures of 1 lakh into 10% debentures of 100 each at par। आप बताओ क्या होगा इस पे। आपके 9% डिबेंचर थे, उनको 10% डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा? इंटरेस्ट तो अभी पे ही नहीं करा, अभी तो सिर्फ कन्वर्ट किया है। इंटरेस्ट तो अगले साल की बात आएगी भाई। अभी वाली ट्रांजेक्शन को देखना क्या हो रहा है। इंटरेस्ट तो आप जब वो पूरा साल खत्म होगा उसके बाद पे करोगे। अभी तो सिर्फ आपने कन्वर्ट किया है, 9% डिबेंचर खत्म, 10% डिबेंचर आ गए। तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, या वैल्यू हाँ, भी नहीं चेंज? सोचने में तो यही लगता है कि यार कोई चेंज नहीं हो रहा, बट चेंज हो रहा है। आप याद करो, और यहाँ पे वही वाला एक आपका कॉन्सेप्ट आता है, जब अगर हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने पहले क्या किया होगा, इनको इनका रिडम्पशन का टाइम आया होगा तभी कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शॉर्ट करंट टर्म। लाइबिलिटी बन चुके थे। ठीक है, ये करंट लाइबिलिटी बन चुकी थी। करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, एक तरफ से करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, दूसरी तरफ से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो यानी आपका इफेक्टिवली कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है। ये प्लस हो रहा है, जितने के आपने डिबेंचर इशू किए उतने से कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है। समझ आई मेरी बात? अगेन सब में वही अंडरलाइंग अजम्पशन है कि अगर मैं इनको रिडीम कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मेरा ये ऑलरेडी करंट लाइबिलिटीज में आ चुका होगा। ठीक है। सर करंट जो रिडीम होने वाले होते हैं वो करंट लाइबिलिटी में कौन से सब हेडिंग में जाते हैं? अदर करंट लाइबिलिटी। सर बुक में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिखा हुआ है। नहीं बेटा, शॉर्ट टर्म कहाँ लिखा है, दिखा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में वो आते हैं जिनका पहले से ही, तो फर्क क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में तब आएगा जब हम शुरू में ही डिबेंचर या लोन लेस देन 1 ईयर के लिए ले रहे हैं। अगर रिक्लासिफाई करके ला रहे हैं तो फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नहीं आएगा। कहाँ है, दिखा। मतलब वही था कि जो 1 साल में हो गया, अब उनका ड्यू डेट आ गई, न वो दिखा दिखा उसमें दिखा। जाएंगे शॉर्ट देखते हैं ना टर्म। क्या ये लैंग्वेज दिखा। लिखी है, लैंग्वेज देखते हैं क्या लिखी। पेज 1.21। 1.21 कहाँ लिखा है बेटा? नीचे बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी दैट आर ड्यू फॉर पेमेंट एज ऑन डेट ऑफ द बोरोइंग। पढ़ना क्या लिखा है, एज ऑन डेट ऑफ बोरोइंग, जिस दिन बोरोइंग करी है उस दिन से 12 महीने के अंदर ड्यू। क्या ये उस दिन इससे से ऊपर 12 महीने? वाला, ऊपर वाला लाइक करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। वो तो डिफरेंस बताया ना। हाँ, तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा? क्या कहना चाह रही है, मुझे समझ नहीं आया परीक्षा। वो यही तो ये डिफरेंस। ये पॉइंट स्कूल में डिस्कस हो रहा था एंड टीचर कह रही थी जो ये रिडीम होने वाले हैं, लाइक जो 1 ईयर से कम हो गया, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ही जाएंगे। नहीं बेटा, यही तो डिफरेंस बता रहा है। मैं दोबारा समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। और उसके बाद इस बॉक्स को पढ़ना। पहले जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, फिर इस बॉक्स को पढ़ना। बॉक्स में क्या बताया है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में फर्क क्या है। पहली चीज ये समझ आती है कि फर्क है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग और करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में क्या फर्क है, मैं समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, डिबेंचर्स। अगर मैं डिबेंचर्स 8 महीने के लिए इशू कर रहा हूं तो वो क्या है? करंट लाइबिलिटी। इन दोनों में से क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जिस समय मैंने इशू किया उस समय ही वो 12 महीने से कम है, तो उसका नेचर ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। वो कभी लॉन्ग टर्म नेचर की थी ही नहीं। लेकिन अगर मैंने डिबेंचर इशू करे 5 साल के लिए,
तो पहले लॉन्ग 4 साल वो मेरे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे, और जो लास्ट ईयर होगा, अब क्योंकि वो 12 महीने से कम टाइम रह गया उनको रिडीम करने का, तो अब वो मेरा क्या बन गया, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। आर यू ओके विद दैट? वो मेरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं बन गया। फिर से बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग तब है जब बोरोइंग के टाइम पे ही 12 महीने से कम है। ठीक है? तो 4 साल के बाद वो मेरा क्या बन गया, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। सो आई विल नॉट शो इट इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आई विल शो इट इन अदर करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में आपका अदर करंट लाइबिलिटी करके आता है, उसके अंदर दिखाऊंगा। अब पढ़ो बॉक्स को, शांति से पढ़ो, बैठो, पढ़ो आराम से, सब लोग पढ़ेंगे सारे, मैं नहीं बोल रहा, पहले पढ़ेंगे। इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखा लिखा हुआ है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इज इट? तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें हाँ, एक कि सेकंड, एक सेकंड दे, मैं समझ गया तू क्या कह रही है। इसमें इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि इट विल बी शोन अंडर सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। हाँ, नहीं यार, ये तो गलत लग रहा है मुझे, एक सेकंड दे। और हमारे नोट्स में चेक करियो, हमने अदर्स में लिखा हुआ था ना, फिर हाँ सर, मैंने आपको हमारे नोट, नोट में अदर है, अदर करंट लाइबिलिटी। मैं एक बार रीचेक करता हूँ। आई 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 डोंट थिंक दिस इज करेक्ट। मैं एक बार पुरानी बुक, अरे यार मेरे पास बुक भी नहीं पड़ी अभी। सर 2021 की बुक पे अदर करंट लायबिलिटी लिखा है। है ना? एग्जैक्टली मैं वही देख रहा हूँ, क्या गड़बड़ है। चलो थैंक यू, तूने कंफर्म कर दिया। मैं ये सोचा था शिट यार, मेरे पास बुक ही नहीं पड़ी पिछले साल की, मैं कैसे चेक करूँ। तो लेट मी रीचेक कि क्या गड़बड़ करी है यार इस साल इन्होंने। इस साल कुछ इन्होंने कुछ ये चेंज कर दिया है क्या, ऐसा कुछ? बट अदरवाइज आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग और करंट मैच्योरिटी वाला जो पॉइंट बता रहा हूँ, दोनों में फर्क क्या है? यस सर। लेट मी रिकन्फर्म इसको, मेरे को ना एक बार बेटा वो करके भेज दे, अपना मैसेज कर दे परीक्षा, ठीक है? व्हाट्सएप कर दे ताकि याद रहेगा। क्या मैं लिखेंगे? ये लिख दे, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इतना लिख दे, काफी याद, इतने से याद आ जाएगा मुझे। सो मेरे को रिकन्फर्म, आपको क्या करना है, मुझे रिकन्फर्म करना है कि क्या ये शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा या ये अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा। मेरे हिसाब से अदर करंट लाइबिलिटी में आना चाहिए। आई एम नॉट श्योर ये इन्होंने शॉर्ट टर्म बोरिंग इस साल क्यों लिख दिया है। सेम जगह बेटा वही लिखा हुआ था, अरुणिमा, अदर करंट लाइबिलिटी लिखा था वहां पे। यस सर, मेन हेड करंट लायबिलिटीज एंड सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। दिस इज स्ट्रेंज। और एक जगह नहीं, सब जगह चेंज किया इन्होंने। या तो आई एम मिसिंग समथिंग, मैं एक बार चेक करता हूँ। या तो इस साल इन्होंने कुछ चेंज किया विच आई हैव काइंड ऑफ मिस्ड आउट। सो लेट आई हैव टू रीचेक दिस, क्योंकि ऊपर भी मैं देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। सो दिस इज स्ट्रेंज। चलो मैं चेक करके बताता हूँ ये चीज, आई हैव टू लुक इनटू इट। हाँ जी, और बताओ। 147 का थर्ड। थक गया मैं। 147 का थर्ड, ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो निकली नहीं है। गलत आ रही है मेरी। ओके, किसने करी है भाई? अरुणिमा, आपकी हो गई 130 147? यस सर। बेटा एक बार जरा फोटो खींच के भेज दे। और बताओ, इसके बाद परीक्षा 148 तक और कोई ओके, डाउट? खत्म। 156 तक, एंड ऑफ द चैप्टर 156 तक कोई डाउट्स? परीक्षा करी, हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय। कैसा लग रहा है, 156 क्वेश्चंस कर लिए तूने हैं? ऐसे लग रहे थे ये तो इम्पॉसिबल सा टास्क है। लगा था कभी ऐसा परीक्षा है? 156?
किसी चैप्टर में बोलो कोई तुमसे कहे 156 क्वेश्चंस है, सोचो इश्यू ऑफ शेयर्स में होते 156 क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं जाओ, इससे मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कई बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको लगते हैं अरे बड़े सारे हैं, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है कि अगर क्वेश्चन छोटे छोटे हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। हाँ जी वृंदा, एंड सर एक बाकी बार लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन 149 कर लो भी यार। बता दीजिए। सबके कैमरे बंद होने लग गए हैं, मैं भी बंद कर दूंगा। वैसे जाने का टाइम आ ही रहा है मेरा, तो जल्दी से अभी कैमरा ऑन कर लो प्लीज, जल्दी से जल्दी से। हाँ वृंदा। सर 149 मेरा आंसर नहीं निकला इसका भी। परीक्षा भेज जरा, 149 भेज दे। एंड अरुणिमा आपने भेज दिया बेटा पहले वाला? सर 1 सेकंड भेज रहे हैं। हाँ भेजो भेजो। ये जो बाद वाले है ना कॉम्प्रिहेंसिव वाले, मिसलेनियस, आई मीन कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस मिसलेनियस, 145 के बाद सारा कुछ करने के बाद ये वाले करने के जब करने बैठो ना तो बिल्कुल हिल जाते हैं, एक बार समझ नहीं आता कि ये बड़ी सारी रेशियोज दे दी हैं, अब उसमें से एक रेशियो में से दूसरे में कैसे डालें, तो वहां पे आपकी मैथमेटिक्स काम आती है। जो आपने इक्वेशंस करी है ना, लीनियर इक्वेशन बोलते थे, क्या बोलते थे, कि मल्टीपल इक्वेशंस बन जाती हैं और उसमें एक में से दूसरी इक्वेशन में वैल्यू डालो, कैसे डालोगे, वो काम आता है। हाँ जी, और कोई डाउट? तो जल्दी से जरा मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ आपको, जिन्होंने अभी क्वेश्चंस पूछे थे जिनके पास आंसर आ गए हैं, एक बार चेक कर लो वो आंसर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वृंदा को परीक्षा का आंसर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परीक्षा को अरुणिमा का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जस्ट गो थ्रू, चेक करो और देखो आपने कहाँ गलती करी थी। अगर आ गया तो मुझे थम्स अप कर दो, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो डू लेट मी नो, फिर मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। हाँ जी परीक्षा, हो गया क्लियर? सर उसने अभी सोल्यूशन भेजा नहीं। और अरुणिमा कहाँ अटक गई? सर नेट बहुत स्लो है, हो रहा है सेंड। तो तब तक ऐसे ही पूछ ले परीक्षा कहाँ दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 147 था ना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है। तेरी नेट सेल्स कितनी आ रही है? 150 गिवन है वो तो। हम्म। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने आ रहे हैं? सिर्फ क्लोजिंग डेटर्स है तो 16,000 ही है। क्लोजिंग हुआ तो उसको 16 ही थोड़ा ना लेते हैं, एवरेज कैसे लेते थे? सर पता, एक ही अमाउंट गिवन होती थी तो वही लेते थे। अच्छा हाँ, वही लेते थे। मैंने क्या सिखाया था कि अगर क्लोजिंग दिया है तो उसी को ओपनिंग मान लो, ऐसे कुछ बताया था ना शायद। हम्म। यस सर। हाँ, क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है भाई? आपने कैसे निकाला था अरुणिमा, बताओ जरा एक बार। सर ऐसे निकाला था, आ गया 9.375 आया तो उसको तो वन लैख राउंड अप। फिफ्टी थाउजेंड अपॉन में 16। हाँ जी। भाई कैलकुलेटर यूज करके देख एक बार, कहाँ अटक गई वृंदा, किसका था दूसरा डाउट? राउंड ऑफ, जैसे जो उसके पहले वाले क्वेश्चंस आ रहे थे, अगर उसमें पॉइंट्स में भी था ना तो लिखा हुआ है कि लाइक 2.96 टाइम्स, इसमें राउंड अप हो गया है। ओके, सो तेरा क्या आ रहा है आंसर बता। 9.375 आ रहा है। तो क्या लिख के आएगी? 9.37। 38, पहली बात तो 37 नहीं 38 लिखना है, क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा होता है तो राउंड अप होता है, ठीक है। अगर तूने 9.38 लिखा है तेरा आंसर ठीक, ठीक है। हाँ जी वृंदा, हो गया? परीक्षा का समझ यस। में आ गया आपकी बात? यस सर आ गया। चलो गुड गुड, आ गया। क्या गलती करी थी? सर वो मैंने डिक्रीज इन्वेंटरी माइनस कर दी थी, प्लस करना था। अच्छा, चलो समझ में आ गया ना। चलो गाइस, विद दिस हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो आप लोगों का संडे को टेस्ट होगा, एंड इसका टेस्ट भी जल्दी होगा।
तो प्रिपेयर कर लेना भाई, ऐसे नहीं करना बाद में कि सर टाइम दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ठीक है। तो इसका टेस्ट भी जल्दी होगा। तो अभी सबसे पहले संडे को हम टेस्ट रख रहे हैं अपना बुक 2 का, ठीक है। एंड इट विल बी अराउंड कितना, 9 o'clock, ठीक है, 9 बजे होगा। मैं एक बार मैं रिकन्फर्म कर दूंगा कितने घंटे का टेस्ट है, 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, मैं एक बार रिकन्फर्म करता हूँ, क्योंकि बुक 2 का अगर हम ले रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो। तो लेट मी जस्ट रीचेक एक बार, हाँ। और ठीक है, बस वो खुश थी। चलो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।